ये है ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप, ओप्पो का फ्लिप स्मार्टफोन जो कि उन्होंने हाल ही में इंडिया में लॉन्च किया है। इसका जो प्राइसिंग है ये है तकरीबन 89,999 रुपीज़ के आसपास। और ये है सैमसंग का Z Flip 4 5G स्मार्टफोन जो कि काफ़ी समय पहले सैमसंग ने इंडिया में लॉन्च किया था। और ये जो स्मार्टफोन है इसका प्राइसिंग भी तकरीबन उतना ही है, 89,999 रुपीज़। वैसे सैमसंग का ये जो फ़ोन है फ्लिप फ़ोन, ये थोड़ा सा सस्ता है कंपेयर टू ओप्पो। अगर आप ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप खरीदना चाहते हैं या फिर सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4 5G स्मार्टफोन खरीदना चाहते हैं, व्यू प्रोडक्ट करके लिंक आपको स्क्रीन के ऊपर दिख जाएगा, वहाँ से आप इन दोनों में से कोई भी स्मार्टफोन्स खरीद सकते हैं। इस वीडियो में मैं फटाफट सबसे पहले इसकी अनबॉक्सिंग करके आपको बताने वाला हूँ। ये देखिए, ये है ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप का बॉक्स पैक। इस प्रकार की बॉक्स पैकिंग में आया था और ये जो हैंडसेट है इसे यूज़ करना मैंने शुरू कर दिया है। मैं आपको बताता हूँ कि बॉक्स में आपको क्या क्या मिलने वाला है। तो बॉक्स पैकिंग भी काफ़ी यूनिक टाइप की है। इस प्रकार से ये खुलता है। यहाँ पर फ़ोन था और यहाँ पर ये 80 वॉट का चार्जर बॉक्स के अंदर दिया हुआ था, सुपरबुक चार्जर। वैसे सैमसंग का जो फ्लिप फ़ोन है उसके साथ में चार्जर नहीं मिलता है। साथ में ये केबल भी दिया हुआ है USB to Type C। इसके अलावा ये जो बॉक्स है इसके अंदर ये देखिए, ये केस दिया हुआ है, ये प्लास्टिक का बना हुआ है। इनफैक्ट मैं ये बिना केस के यूज़ करता हूँ। और ये है कुछ बुकलेट्स और साथ में सिम ट्रे इजेक्टर पिन भी यहाँ पर दिया हुआ है। अब देखिए, दोनों ही फ्लिप फ़ोन्स को मैंने साइड बाय साइड रखा हुआ है और इस फ्लिप फ़ोन का जो डिज़ाइन है ये काफ़ी अलग है कंपेयर टू सैमसंग फ्लिप। दोनों ही एक्साइटिंग कलर ऑप्शंस में अवेलेबल है। यहाँ पर जो कलर दिया हुआ है ये एक तरह से ग्लॉसी टाइप का है और सैमसंग का जो कलर है ये मैट फिनिशिंग के साथ में आता है, ज़्यादा शाइन नहीं कर रहा है। साइड बाय साइड अगर आप देखें तो यहाँ पर क्लियरली आप देख सकते हैं कि जो सैमसंग का फ़ोन है ये छोटा है कंपेयर टू ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप। फ्लिप 4 का वजन है तकरीबन 187 ग्राम्स और ये जो फाइंड N2 फ्लिप है इसका वजन है 191 ग्राम्स। दोनों ही स्मार्टफोन्स टाइप C पोर्ट के साथ में आते हैं। एक चीज़ आप नोट करेंगे कि जो आउटर स्क्रीन है वो ओप्पो का जो स्मार्टफोन है इस पर काफ़ी बड़ा है। ये 3.26 इंचेस का एमोलेड डिस्प्ले है और सैमसंग के ऊपर आपको मिलता है 1.9 इंचेस का सुपर एमोलेड डिस्प्ले। वैसे डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों की काफ़ी बढ़िया है, लेकिन ऑफ कोर्स जितना बड़ा स्क्रीन होगा उतना बढ़िया एक्सपीरियंस आपको मिलने वाला है और ज़्यादा डिटेल्स आप बड़े स्क्रीन पर देख पाएंगे। वैसे फिलहाल मैं ये जो ओप्पो का स्मार्टफोन है इसे मेरा डेली ड्राइवर की तरह यूज़ कर रहा हूँ और 5G काफ़ी बढ़िया चलता है इस पर। मैं एयरटेल 5G नेटवर्क यूज़ कर रहा हूँ और मैंने कुछ टेस्टिंग किया था। ये देखिए, ये कुछ टेस्ट रिजल्ट्स हैं। मुझे तकरीबन 300 Mbps से ज़्यादा का स्पीड मिल रहा है एयरटेल नेटवर्क्स पर। काफ़ी फास्ट है और अमेजिंग परफॉर्मेंस, 5G परफॉर्मेंस मुझे एयरटेल के साथ में मिल रहा है। वैसे मेरा जो प्राइमरी सिम है वो एयरटेल का ही है और काफ़ी सालों से मैं एयरटेल सिम यूज़ कर रहा हूँ। वैसे ये जो 5G है इंडिया में आ चुका है और 5G का सबसे बड़ा फ़ायदा ये है कि हाई स्पीड आपको मिलता है। ऑफकोर्स आपके पास कोई स्मार्टफोन होना चाहिए जो कि 5G सपोर्ट करता हो। 5G का एडवांटेज जैसा कि मैंने कहा हाई स्पीड, लेकिन इसका डिसएडवांटेज ये है कि ये जो डेटा है काफ़ी जल्दी यूज़ करता है। इनफैक्ट 4G नेटवर्क्स पर मान लीजिए कुछ चीज़ डाउनलोड करने के लिए मिनट्स लगते हैं, तो 5G पर कुछ सेकंड्स में ही वो चीज़ हो जाएगा। तो जाहिर है कि जब आपको इतना हाई स्पीड एक्सेस मिलता है तो आप बहुत ज़्यादा कंटेंट डाउनलोड करने की कोशिश करेंगे और यहाँ पर इशू आता है डेटा का, मतलब कि डेटा कितना कंज्यूम हो रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि एयरटेल अपने इंट्रोडक्टरी ऑफर्स के तहत 5G डेटा दे रहा है और क्योंकि मैं एयरटेल नेटवर्क्स यूज़ कर रहा हूँ, वो जो प्लान है उसे मैंने एक्टिवेट किया हुआ है, तो कोई झंझट नहीं है। खास करके जब मैं 5G नेटवर्क्स यूज़ कर रहा हूँ, मैं जितना मर्जी चाहूँ उतना डाउनलोड कर सकता हूँ, वो भी हाई स्पीड के साथ में। जहाँ तक फंक्शनैलिटी की बात करें तो दोनों का जो आउटर स्क्रीन है इसका फंक्शनैलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, सेम है। लेकिन कुछ एप्लीकेशंस अवेलेबल है गूगल प्ले स्टोर पर, आप डाउनलोड कर सकते हैं दोनों ही स्मार्टफोन्स पर, जिसके तहत ये जो आउटर स्क्रीन है इस पर आप जो मेन एप्लीकेशन है जो कि आमतौर पे जब आप अनफोल्ड करते हैं, यहाँ पर जो भी आपको एप्लीकेशन दिख रहे हैं वो आप यहाँ पर रन कर पाएंगे। लेकिन वो जो सॉफ्टवेयर है वो इतना स्टेबल नहीं है और इस छोटे स्क्रीन पर अगर आपको वही चीज़ करना है तो कोई सेंस नहीं बनता है ये फ्लिप फ़ोन खरीदने का। बहुत सारे लोग वीडियोस बनाते हैं, इसके ऊपर गेम्स भी खेलते हैं, वो सब एक तरह से एंटरटेनमेंट पर्पज़ के लिए है। प्रैक्टिकल यूसेज के हिसाब से वो फिजिबल नहीं है और वैसे भी ये जो यूज़र्स हैं जो इस फ़ोन को खरीदेंगे वो वैसा कुछ करने वाले नहीं हैं। लेकिन अच्छा होता है ये जो आउटर स्क्रीन है इसके ऊपर हमें कुछ ऐसा ऑप्शन मिलता, फॉर एग्जांपल जो QR कोड्स है उसे हम परमानेंटली यहाँ पे डाल सकें ऑलवेज ऑन टाइप से, जैसे कि बोर्डिंग पास। ये काफ़ी अच्छा होगा अगर ऑलवेज ऑन होगा बोर्डिंग पास QR कोड, तो मुझे जब एयरपोर्ट पर स्कैनिंग करना है तो मैं आसानी से उसे स्कैन कर पाऊंगा, बार बार जो फ़ोन है उसे खोलने की ज़रूरत नहीं है। तो ये जो फीचर्स अगर ऐड करेंगे तो काफ़ी इंटरेस्टिंग होगा। अब मैंने ये दोनों फ्लिप फ़ोन्स यूज़ किया है और जो एक्सपीरियंस है एक तरह से मिक्स्ड टाइप का है। अब ये जो ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप फ़ोन है इसका जो कैमशेल डिज़ाइन है ये देखिए इस प्रकार का है, ये इस प्रकार से खुल जाता है और ये एक्चुअली काफ़ी स्मूथ भी है। यहाँ पे देखिए मैं यहाँ पर लाके से छोड़ देता हूँ और ये बंद हो गया है। जबकि
सैमसंग का जो कैमशेल डिज़ाइन है ये थोड़ा सा हार्ड टाइप का है कंपेयर टू ओप्पो। और ये देखिए ये इस प्रकार से खुलता है, और अगर मैं यहाँ पर इसे यहाँ पर लेके आके रोक दूँ, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, यहाँ पर भी, अब जाके ये क्लोज़ हो रहा है। तो इससे आप समझ गए होंगे कि ये जो फ्लिप फ़ोन है ओप्पो का ये ज़्यादा स्मूथ है। लेकिन मैं सैमसंग का ये जो हार्डनेस है ये मैं प्रेफर करता हूँ, ये काफ़ी स्टेबल है एक्चुअली। ओप्पो का प्रॉब्लम ये है कि अगर आपने इसे एक पर्टिकुलर एंगल पर छोड़ दिया तो गलती से अगर थोड़ा सा टच हो जाता है तो ये बंद भी हो जाता है। ये देखिए कुछ सिचुएशंस में आप ये नहीं चाहेंगे। दोनों ही स्मार्टफोन्स पर ये जो क्रीज है आप इसे महसूस कर पाएंगे। मैं इसे भी खोल देता हूँ तो ये देखिए दोनों स्मार्टफोन्स का जो क्रीज है मैं इसे फील कर पा रहा हूँ। और अगर आप स्पेसिफिक एंगल से जो क्रीज है इसे देखने की कोशिश करेंगे, दोनों ही स्मार्टफोन से जो क्रीज है ये विजिबल है। इनफैक्ट ओप्पो का जो फ़ोन है फ्लिप फ़ोन, इस पर जो क्रीज है ये थोड़ा सा कम विजिबल है। अब हैंड फील की अगर बात करें तो मुझे सैमसंग का जो स्मार्टफोन है फ्लिप फ़ोन, इसका जो हैंड फील है ये मुझे काफ़ी बढ़िया लगा। अगर आप इसे इस प्रकार से पकड़ेंगे और ओप्पो का जो फ़ोन है इसे पकड़ेंगे तो देख सकते हैं कि इसका जो विड्थ है ये कम है, अच्छा फील देता है। ओप्पो में ये देखिए मेरा थंब यहाँ तक आ रहा है और सैमसंग में मेरा थंब यहाँ तक आ रहा है। तो ये जो फील है हैंड फील ये मुझे सैमसंग का बेहतर लगा। वैसे यूज़र एक्सपीरियंस मुझे दोनों ही स्मार्टफोन्स का काफ़ी अच्छा लगा। दोनों ही स्मार्टफोन्स पर जब आप फ्लिप मोड में स्मार्टफोन्स या कुछ एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो आपको इस प्रकार का इंटरफेस मिलता है। तो ये जो एक्सपीरियंस है इसे काफ़ी हद तक एनहांस करता है। और ख़ास करके अगर आप फ़ोटो शूट करते हैं तो इस प्रकार का जो बेंड स्क्रीन है इससे आपको स्पेसिफिक एंगल भी मिल जाता है, तो काफ़ी इंटरेस्टिंग है फोटोग्राफी के हिसाब से। तो डिस्प्ले की क्वालिटी दोनों ही स्मार्टफोन्स की काफ़ी बढ़िया है। बड़ा स्क्रीन ऑफ कोर्स एक एडवांटेज है इस स्मार्टफोन का ओप्पो। और जहाँ तक मुझे लगता है कि सैमसंग का जो अगला स्मार्टफोन आएगा फ्लिप 5, उसमें शायद हो सकता है कि सैमसंग बड़ा डिस्प्ले लेके आए आउटर साइड पर। देखते हैं क्या होता है। दोनों ही स्मार्टफोन्स पर अलग अलग हार्डवेयर यूज़ किया गया है। ये जो ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप है इस पर मीडियाटेक डायमेंसिटी 9000 प्लस ऑक्टा कोर प्रोसेसर यूज़ किया गया है, जबकि ये जो फ्लिप 4 5G स्मार्टफोन है सैमसंग की तरफ से इस पर स्नैपड्रैगन 8 प्लस Gen 1 चिपसेट यूज़ किया गया है। ये देखिए ये है एंटूटू स्कोर जो मुझे मिला हुआ है, और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि Z Flip 4 5G बेहतर काम कर रहा है, ज़्यादा पावरफुल है कंपेयर टू ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप। वैसे डे टू डे एक्टिविटीज़ में आपको ज़्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है। और वैसे भी ये दोनों स्मार्टफोन्स Android 13 रन कर रहे हैं आउट ऑफ द बॉक्स और अपने अपने UI रन कर रहे हैं। मुझे UI जो है ये सैमसंग का बेहतर लगा, One UI कंपेयर टू ओप्पो। One UI जो है ये काफ़ी रिफाइंड है और काफ़ी सिंपल एलिगेंट है। ओप्पो में आपको बहुत सारे ऑप्शंस मिल जाते हैं जब आप पहली बार इस स्मार्टफोन को यूज़ करना शुरू करते हैं। तो दोनों ही स्मार्टफोन्स काफ़ी पावरफुल हैं और इन पर आप गेम्स भी खेल पाएंगे। मैंने दोनों ही स्मार्टफोन्स यूज़ किया है। दोनों ही स्मार्टफोन ज़्यादा हीटअप नहीं होते हैं, लेकिन जो परफॉर्मेंस है वो मुझे सैमसंग का जो फ्लिप 4 5G है इस पर काफ़ी स्मूथ मिला है। ओप्पो का जो फ़ोन है ये कभी कभार लैग करता है, लेकिन मुझे लगता है कि सॉफ्टवेयर अपडेट के बाद इसे इम्प्रूव किया जा सकता है। एक और बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़, ये जो सैमसंग गैलेक्सी Z Flip 4 5G है ये IP68 सर्टिफिकेशन के साथ में आता है। वो सर्टिफिकेशन इसमें नहीं दिया हुआ है। तो ओप्पो का जो फ्लिप फ़ोन है इसके साथ में आपको थोड़ा सा केयरफुल रहना पड़ेगा, पानी के साथ या डस्ट के साथ। सैमसंग ज़्यादा पावरफुल है, ये 8K वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकता है, ये 4K वीडियोज़ रिकॉर्ड कर सकता है। और कैमरा की अगर बात करें, दोनों ही स्मार्टफोन्स पर रियर साइड पर डुअल कैमरा सेटअप दिया हुआ है। सैमसंग का जो फ़ोन है इस पर 12 मेगापिक्सल प्लस 12 मेगापिक्सल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और फ्रंट कैमरा 10 मेगापिक्सल का है, जबकि ओप्पो फाइंड N2 फ्लिप जो है इस पर 50 मेगापिक्सल प्लस 8 मेगापिक्सल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है और जो फ्रंट कैमरा है वो 32 मेगापिक्सल का है। कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो जितने भी ब्रांड्स होते हैं ये अपने कलर साइंस को फॉलो करते हैं। सैमसंग का जो कलर साइंस है ये अलग है, प्लस ओप्पो का कलर साइंस अलग है। वैसे ओप्पो का जो फ़ोन है इसका जो कैमरा है ये हैसेलब्लैड के साथ में मिलकर उन्होंने बनाया हुआ है, तो कलर साइंस आपको हैसेलब्लैड का मिलने वाला है ओप्पो के स्मार्टफोन पर। और यहाँ पर अगर आप ध्यान से देखें, ये जो शॉट है मैंने दोनों ही स्मार्टफोन के साथ में शूट किया हुआ है। यहाँ पर दोनों ही स्मार्टफोन्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया। देखिए जब कैमरा कंपैरिजन की बात करते हैं, अगर आपके पास एक ही फ़ोन है तो जो भी शॉट आप शूट करते हैं वो अच्छा ही लगने वाला है, लेकिन अगर आपके पास दो फ़ोन्स हैं तो नेचुरली आप कंपैरिजन करना शुरू करते हैं। कोई चीज़ आपको एक फ़ोन पर अच्छी लगने वाली है, दूसरे फ़ोन पर अच्छा नहीं लगेगा, तो आप चॉइस मेकिंग करना शुरू करते हैं और छोटी छोटी गलतियां ढूंढना शुरू करते हैं। कैमरा कंपैरिजन करना बहुत ही मुश्किल है क्योंकि आपको हर एक चीज़ को प्रॉपर्ली फ्रेम करना है। अगर आप ये जो शॉट है इसकी तरफ ध्यान दें तो यहाँ पे ये जो ओप्पो का फ़ोन है इसमें ये जो कार है इसका छोटा सा पार्ट आ गया है, जबकि यहाँ पर कार का पार्ट नहीं है। तो ये जो छोटी छोटी चीज़ें हैं ये भी मायने करती हैं। आपने देखा होगा बहुत सारे लोग ट्विटर पर या सोशल नेटवर्क्स पर फ़ोटोज़ इस प्रकार के शेयर करते हैं और पूछते हैं, लोगों से पूछते हैं कि कौन सा शॉट अच्छा है, या फिर ब्लाइंड टेस्ट करते हैं ये अच्छा है या वो अच्छा है। उसमें आप ये देखिए कि क्या क्या चीज़ें मिसिंग हैं। आपने गेम खेला होगा, 2 इमेजेस होते हैं, उनमें आपको फाइंड करना है कौन सी चीज़ एक इमेज में मिसिंग है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये जो कार है ये मिसिंग है। तो कुछ ना कुछ चीज़ आपको मिसिंग मिलने वाली है और ये इम्पैक्ट करता है प्रोसेसिंग में, क्योंकि कैमरा जो है इसका जो आउटपुट है ना सिर्फ हार्डवेयर बल्कि सॉफ्टवेयर पर भी डिपेंडेंट है और बेसिकली डिपेंड करता है कि आपने किस प्रकार से उसे फ्रेम किया हुआ है। तो कैमरा कंपैरिजन करना इतना आसान नहीं है। एग्जैक्ट कंपैरिजन के लिए आपको एक रोबोट बनना पड़ेगा। और एक और चीज़ कि कैमरे का जो लेंस होता है, इनका जो कैरेक्टरिस्टिक्स है ये भी काफ़ी अलग होता है, तो उससे भी जो आउटपुट है वो चेंज हो सकता है। तो यहाँ पर शायद आपको लग सकता है कि ओप्पो का जो शॉट है ये काफ़ी बढ़िया है। बहुत सारे लोग इस प्रकार से कंपैरिजन भी करते हैं फ़ोन के ऊपर, लेकिन ये सही तरीका नहीं है। मैं यहाँ पर जो ब्राइटनेस है इसे इंक्रीज़ करता हूँ, ये देखिए अब शायद आपको लगेगा कि जो सैमसंग का फ़ोन है ये काफ़ी बढ़िया है, ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है। तो ये जो शॉट्स है मैं आपको स्क्रीन पे बताता हूँ। ये देखिए ये है शॉट्स। वैसे थोड़ा सा कलर डिफरेंस आपको डेफिनेटली मिलने वाला है, क्योंकि जैसे कि मैंने कहा हर एक जो स्मार्टफोन्स होते हैं ये अपने अपने कलर साइंस को फॉलो करते हैं। देखा जाए तो मुझे दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो शॉट्स है ये काफ़ी बढ़िया लगा, लेकिन अगर आप मुझसे पूछें कि पॉइंट एंड शूट के हिसाब से कौन सा कैमरा सबसे बेस्ट शॉट्स शूट करता है, तो मैं सैमसंग का फ़ोन को प्रेफरेंस दूंगा। ये देखिए ये है लॉन्ग शॉट और यहाँ पर भी दोनों ही स्मार्टफोन्स ने काफ़ी बढ़िया काम किया है। कलर डिफरेंस आपको नेचुरली यहाँ पर मिलने वाला है। और ये है नाइट शॉट्स, दोनों ही स्मार्टफोन से मैंने शूट किया हुआ है। तो सैमसंग या फिर ओप्पो का फ्लिप फ़ोन, किसका कैमरा आपको सबसे बढ़िया लगा, कमेंट्स करके मुझे ज़रूर बताइए। वैसे ये जो ओप्पो का स्मार्टफोन है इससे मैंने और भी शॉट्स शूट किया हुआ है, वो मैं आपको बता देता हूँ। ये देखिए कुछ और शॉट्स मैंने शूट किया हुआ है जब मैंने ट्रैवल किया था। काफ़ी बढ़िया शूट करता है। इनफैक्ट पोर्ट्रेट शॉट्स भी एक काफ़ी अमेजिंग शूट करता है। ज़्यादा करके लाइटिंग कंडीशंस में आपको काफ़ी बढ़िया शॉट्स मिल जाएंगे। तो कैमरा क्वालिटी की अगर बात करें तो दोनों ही स्मार्टफोन्स का जो कैमरा है इसकी क्वालिटी एक्सीलेंट लेवल की है। स्क्रीन साइज़ में थोड़ा सा डिफरेंस है। ओप्पो फाइंड इंटू फ्लिप, इसका जो स्क्रीन है ये 6.8 इंचेस का है, फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। Z Flip 4 5G, इसका स्क्रीन 6.7 इंचेस का है, ये फुल HD प्लस रेजोल्यूशन के साथ में आता है। AMOLED 2X डिस्प्ले इस पर दिया हुआ है और इस पर AMOLED डिस्प्ले दिया हुआ है। स्क्रीन की क्वालिटी इस पर सैमसंग Z Flip 4 5G पर थोड़ी सी बेहतर है कंपेयर टू ओप्पो। चलिए अब चार्जिंग और बैटरी परफॉर्मेंस के बारे में बात करते हैं। Z Flip 4 5G, इसमें 3700 mAh की बैटरी है, 25 वाट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आता है। बॉक्स में चार्जर नहीं दिया हुआ है, जबकि ये ओप्पो फ्लिप स्मार्टफोन जो है ये 4300 mAh की बैटरी के साथ में आता है और ये 44 वाट फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है। वैसे बॉक्स में चार्जर दिया हुआ है। तो चार्जिंग स्पीड डेफिनेटली ओप्पो की बेहतर है और बैटरी लाइफ की अगर बात करें तो मुझे इसमें ज़्यादा डिफरेंस नहीं मिला। इसका जो बैटरी लाइफ है ये थोड़ा सा बेहतर है कंपेयर टू सैमसंग। एक और चीज़ जो कि मुझे ओप्पो फ्लिप फ़ोन पर अच्छा लगा वो ये कि ये डुअल सिम सपोर्ट के साथ में आता है। इसमें ई सिम सपोर्ट भी दिया हुआ है, लेकिन 2 सिम स्लॉट है। इनकेस अगर आप ई सिम को एक्टिवेट करते हैं तो एक सिम स्लॉट जो है वो डीएक्टिवेट हो जाएगा। लेकिन सैमसंग का ये जो फ़ोन है फ्लिप फ़ोन, इस पर एक सिम स्लॉट दिया हुआ है और दूसरा है ई सिम। तो अगर आप डुअल सिम यूज़ कर रहे हैं तो आपको एक सिम को ई सिम बनाना पड़ेगा। यहाँ पर वैसा नहीं है, आप डायरेक्टली 2 फिजिकल सिम यूज़ कर पाएंगे, या फिर एक ई सिम और एक फिजिकल सिम। अब सवाल ये आता है कि क्या आपको ओप्पो का ये स्मार्टफोन खरीदना चाहिए या फिर फ्लिप 4 5G खरीदना चाहिए। वैसे ओप्पो ने ये बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च किया है और खास करके इसका जो वॉलपेपर है ये मुझे काफ़ी पसंद आया। ये देखिए जब मैं इसे खोलता हूँ तो ये इस प्रकार का एनिमेशन दे रहा है और जब मैं इससे बंद करता हूँ तो ये एनिमेशन यहाँ पर कंटिन्यू होता है। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग चीज़ मुझे लगी इस ओप्पो के फ़ोन पर, फ्लिप फ़ोन पर। तो ओप्पो ने ये बहुत ही बढ़िया स्मार्टफोन लॉन्च किया है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली इसका जो प्राइसिंग है ये सैमसंग फ्लिप 4 जो है इसके काफ़ी नज़दीक है, इनफैक्ट ऑलमोस्ट सेम है। लेकिन आज की तारीख में सैमसंग का ये जो फ़ोन है ये थोड़ा सा सस्ता है। इसका प्राइसिंग है 87,999 रुपीज़ और ये जो ओप्पो फ़ोन है इसका प्राइसिंग है 89,999 रुपीज़। 8GB 256GB वाला वेरिएंट की और दोनों ही स्मार्टफोन्स में UFS 3.1 स्टोरेज स्पेस दिया हुआ है। तो क्या आपको ओप्पो के लिए जाना चाहिए या फिर सैमसंग फ्लिप के लिए जाना चाहिए। देखिए ओप्पो अगर ये जो स्मार्टफोन है इसका जो प्राइसिंग है ये तकरीबन 15,000 या 20,000 कम रखता सैमसंग के कंपैरिजन में, तो मुझे लगता है कि ज़्यादा करके लोग ये जो फ़ोन है ओप्पो का इसके लिए जाते हैं। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो प्राइसिंग है ये सैमसंग के काफ़ी नज़दीक है। इनफैक्ट आज की तारीख में ये थोड़ा सा महंगा है सैमसंग के कंपैरिजन में। ऑफकोर्स इसमें कुछ चीज़ें हैं जो कि आपको पसंद आने वाली है, लेकिन ब्रांड की बात आती है तो वहाँ पर सैमसंग ऑटोमेटिकली जीत जाता है। अब देखिए 3 चीज़ है मुझे लगता है। पहली चीज़ तो ये कि ब्रांड वैल्यू सैमसंग वर्सेस ओप्पो, नेचुरली लोग जो हैं ये सैमसंग प्रेफर करेंगे। दूसरी चीज़ इसमें जो हार्डवेयर यूज़ किया गया है, एक तो है मीडियाटेक वर्सेस स्नैपड्रैगन। अगेन यहाँ पे जो ब्रांड वैल्यू है स्नैपड्रैगन की
वो ज़्यादा करके लोग प्रेफर करेंगे। तो अगेन एडवांटेज इसे मिलता है। तीसरी चीज़ है यूआई एक्सपीरियंस। यहाँ पर भी सैमसंग आपको बढ़िया एक्सपीरियंस देता है कंपेयर टू ओप्पो। वैसे इन दोनों स्मार्टफोन्स में से आप कौन सा स्मार्टफोन प्रेफर करेंगे, कमेंट्स के माध्यम से मुझे ज़रूर बताइए। और अगर आप ये स्मार्टफोन्स खरीदना चाहते हैं, लिंक मैंने वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, देखते रहिए।